हो गया। ए बाबू देख, महाभियोग तक बता दिए थे ना। ए तो समझे आर्टिकल कितना था महाभियोग 61। देखो दे बेटा, आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 यही कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा, महाभियोग लगाने का 2 प्रक्रिया बताए थे। पहला प्रक्रिया क्या था, या पहला राष्ट्रपति जब संविधान की अतिक्रमण करे तो संविधान की अतिक्रमण का उल्लेख अनुच्छेद 61 में, किसमें, अनुच्छेद 61 किधर हो गया। दूसरा, जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से न करे। इसी 2 आधार पर राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लगाई जा सकती है। अच्छा, कैसे कैसे लगती है हम बता दिए थे। जब महाभियोग की प्रक्रिया आती है तो संसद के किसी भी सदन में आ सकती है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। जब आ गई तो आने से, जब संसद में आ गई महाभियोग की प्रक्रिया, मान लो लोकसभा में आ गई, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है उस सदन को। उस सूचना वाले लिस्ट पे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, चाहे जिस सदन में हो। अगर लोकसभा में हो तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4 हस्ताक्षर क्या होना चाहिए, उस सूचना पे होना चाहिए। अगर राज्यसभा में हो तो राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/4 हस्ताक्षर उस सूचना पे होना चाहिए। राष्ट्रपति को सूचित कर दिया गया हो ना कि आप पे महाभियोग की प्रक्रिया सदन में लाई जा चुकी है। जब आ गया तो अगर लोकसभा में आया है तो सूचित करने के बाद कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कितना, 2/3 बहुमत से, ठीक ना, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अगर पारित कर दिया गया सूचना देने के बाद, अगर कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया को पारित कर दिया गया तो फिर वह प्रक्रिया अगले सदन में चली जाती है। इसमें एक पॉइंट हम लिख पाए थे कि महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसलिए होती है कि इसमें पूरा न्याय नहीं होता है, अर्ध, आधा न्याय होता है। क्यों होता है, क्योंकि पहले प्रस्ताव कहाँ है, लोकसभा में है। मान लो हम प्रस्ताव लोकसभा में लेकर के आए, तो लोकसभा में राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने का हक नहीं होता है। राष्ट्रपति को उसमें या तो डायरेक्ट आकर के अपना पक्ष रखे या अपने अधिकारियों के माध्यम से अपना पक्ष रखे, यह हक राष्ट्रपति को नहीं होता है। इसीलिए महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। अब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा सबसे पहले इसकी जांच करवाएगी। क्या करवाएगी, जांच, ठीक है ना। राज्यसभा में या तो राष्ट्रपति खुद उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखे या अपना पक्ष अपने अधिकारियों के माध्यम से रखे। अगर राज्यसभा जांच किया, जांच में सही पा लिया कि वाकई में इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है या यह राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन करने लायक नहीं है, अगर यह पा लिया, जांच में यह पा लिया कौन, राज्यसभा, तो फिर वह अपने प्रस्ताव को भी कितने बहुमत से पास करेगा, 2/3 बहुमत से। संपूर्ण सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देगा। अगर प्रस्ताव को पारित कर दिया, जांच सही पा लिया कि नहीं वाकई में संविधान का अतिक्रमण किए हैं या वाकई अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किए हैं, अगर यह चीज पा लिया राज्यसभा और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति पे उसी दिन से महाभियोग पारित। राष्ट्रपति भवन को खाली करे और अपने पद से हटे। परंतु बताए थे कि अभी तक भारतीय इतिहास में कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जिन पे महाभियोग की प्रक्रिया लगी है। अभी तक ऐसा नहीं। महाभियोग की प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। देखो 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य संभव है, अभी तक हुआ नहीं है। अब हमको लगता है कि आने वाले दिन में होगा भी नहीं। हमें जैसा प्रक्रिया इतनी जटिल है ना कि होगा ही नहीं। सुन ना, अब अभी तक कोई ऐसे राष्ट्रपति बने भी नहीं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से ना करे या संविधान का अतिक्रमण किया हो, ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महाभियोग के प्रक्रिया में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, यही क्वेश्चन पूछता है। तो देखो महाभियोग की प्रक्रिया में, सुन याद रखना, महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के हेडिंग लिख लेना कि महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल सदस्य। अभी लिखो मत, हम समझा देते। महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल सदस्य, ये अलग है बाबू, ये निर्वाचक मंडल से अलग है। देखो निर्वाचक मंडल में हम बताए थे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जिनको राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार होता है और वोट देकर के राष्ट्रपति को जितवाने का काम करते हैं। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो याद रखना, पहला
लोकसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यह शामिल होंगे। दूसरा, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, कौन सदस्य? मनोनीत सदस्य। तीसरा, राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन सदस्य? निर्वाचित सदस्य। और चौथा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। बस यही लोग राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में वोटिंग करते हैं। विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वह महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। तो महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोकसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा सॉरी लोकसभा के मनोनीत, लोकसभा के मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत, राज्यसभा के मनोनीत। 4 सदस्य होते हैं जो महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। क्वेश्चन देगा ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? तो मिला लेना। देखो, लोकसभा के निर्वाचित और लोकसभा के मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या। अभी लोकसभा राज्यसभा आएंगे तो सब बता देंगे, टेंशन नहीं लो। अभी इतना सिर्फ दिमाग में रखो। क्लियर? इतने सदस्य क्या होते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल? कोई दिक्कत नहीं आता? आएगा तो मार दोगे ना कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? ये क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? एकदम महाभियोग से क्वेश्चन देता है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन दिया और महाभियोग टच ना करे हो नहीं सकता है, ताकि यहीं से क्वेश्चन फंसता है। ठीक है? कौन कौन सदस्य शामिल नहीं होते? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, विधानसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते और विधान परिषद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। ठीक है ना? हालांकि चुनाव में विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं और चुनाव में विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे? काहे नहीं शामिल होंगे? क्योंकि वो विधान परिषद से आते हैं। मुख्यमंत्री बने तो विधान परिषद के थ्रू सदस्यता लिए हैं सदन की, और तब मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिए। ऐसा ना, द्रौपदी मुर्मू को वही वोट दिया होगा जो विधायक होगा। विधायक मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, वो भी निर्वाचित। कैसा? निर्वाचित, नॉट मनोनीत। निर्वाचित मतलब क्या? देखो, निर्वाचित इलेक्टेड और सिलेक्टेड क्या बेटा? हाँ, जो प्रेजेंट में हुआ ही इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क होता है। मान लो कभी 2 बंदों के बीच में क्लास मीटर का चुनाव करा दिया, तो यह हो गया इलेक्शन। आपको वोट देंगे तो कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, होगा ना? या हम अपने मन से बोल दिए कि ये लड़का क्लास कमेटी रहेगा, यह हो गया सिलेक्टेड। या किसी की मर्जी को हम शामिल नहीं करने गए, किसी की मर्जी से पूछे क्या कि मुझे मॉनिटर बनाए कि नहीं बना। ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड में ही फर्क होता है। क्लियर हो गया? या पर हाँ क्या बेटा, कोई बात बोलो इस क्वेश्चन हमको लगा कुछ बोली। अब महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं समझ में आ गया? कर लोगे ना? कर लोगे? अब देखो अगला पॉइंट है राष्ट्रपति की पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद कब कब खाली हो सकता है? यह भी क्वेश्चन दे सकता है कि राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किन दशाओं में खाली हो सकता है। तो देखो, राष्ट्रपति का जो पद होता है वह किन किन दशाओं में खाली हो सकता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? कि राष्ट्रपति का जो पद है वह निम्नलिखित में से किन दशाओं में खाली हो सकता है। तो हेडिंग लिखना, राष्ट्रपति का पद का रिक्तता। ठीक है, राष्ट्रपति का पद कब कब खाली हो सकता है? सबसे पहला, जब वो अपनी कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर दे। पहला क्या हो जाएगा? जब जिस दिन से वह नियुक्ति हुई, जिस दिन से उनकी, उस दिन से वो अपने कार्यकाल को 5 साल पूरा कर दे, तब वो 5 साल के बाद अपनी पद को खाली कर देंगे। यह बात अलग है कि हो सकता है कि उसके बाद चुनाव हो तो वही जीत के आ जाए, पर 5 साल के बाद उनको पद खाली करना है। पहला हो गया ना? कब? जब वह 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करे। दूसरा, बीच में वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे, त्याग, ठीक है ना? उस समय भी उनकी पद रिक्त हो सकती है। कब? जब किसी कारणवश, हो सकता है उनका कोई निजी मामला हो, या हो सकता हो कि वह अपने आप उस लायक नहीं समझ रहे कि हमसे यह सब चीज नहीं हो, तो वह किसको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को याद रखना, हमेशा पूछता है राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति। किसको? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हमेशा पूछता है। राष्ट्रपति
किसको अपना त्याग पत्र देता है? हो गया। पहला कब? जब वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले। दूसरा, जब उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे। तीसरा, जब उसकी मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। हो सकता है कि बीच में मर जाए, चल जाए परशुरामपुर, खत्म कहानी, तो पद रिक्त, बाद में चुनाव होगा, ठीक ना। चौथा, जब उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाए, हो सकता है ना। महाभियोग यदि पारित कर दिया जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। पांचवा, पद ग्रहण करने के बाद, मतलब एक मिनट, इसको इस तरह से कितना हुआ? पहला 5 वर्ष, दूसरा उपराष्ट्रपति को त्याग, तीसरा मृत्यु, चौथा महाभियोग की प्रक्रिया। अच्छा, पद ग्रहण करने की योग्यता ना रखें। कब? जब पद ग्रहण करने की योग्यता ना रखें, ना रखें। जैसे देखो, मान लो कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, बाद में मालूम चला कि जो चुनाव आयोग का जो भरा जाता है, पूरा इलेक्शन वाला डाटा भरा जाता है, उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित हुए कुछ गलत डाटा दे दिए थे। हो सकता है कि उम्र उनकी 35 साल ना हो रही हो, या हो सकता है कि कुछ वो कहीं लाभ के पद पर है, वहाँ पे रिजाइन ना दिए हो, ठीक ना। तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ता है। कब? जब पद ग्रहण करने की योग्यता ना रखे, तो राष्ट्रपति की पद को रिक्त करेंगे। सुनिए, देखो, पहला, जब वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले तब वो अपने पद को त्याग कर सकते हैं, या बीच में 5 वर्ष से पहले भी वो किसको इस्तीफा दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। तीसरा, जब बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाए उस समय भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। चौथा, जब महाभियोग की प्रक्रिया उन पे पारित हो जाए, महाभियोग द्वारा उनको हटा दिया जाए, तो उस समय भी क्या होगी? उनका पद रिक्त हो जाए। पांचवा, पद ग्रहण करने की योग्यता ना रखे। हो सकता है कि निर्वाचन हो गया हो, लेकिन किसी होता ना कि कोई ऐसा क्लू होगा जहाँ फंस गया। हो सकता है कि वो किसी लाभ के पद पे वहाँ पे रिजाइन ना किए हो, यहाँ पे आके राष्ट्रपति के पद धारण कर लिए हो। समझ में आया? या 35 वर्ष की उम्र पूरा गलत बायोडाटा दे दिए हो कि हम 35 वर्ष हो गए हैं। बात समझिए, क्लियर है ना। तो इन सब स्थितियों में कब? जब पद ग्रहण करने की योग्यता ना रखते हो, तो इस स्थिति में भी क्या होगा? वो राष्ट्रपति के पद को खाली कर देंगे। और छठा, निर्वाचन अवैध होने पर। छठा क्या हो जाता है? निर्वाचन अवैध। निर्वाचन अवैध घोषित 6 परिस्थिति है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता। पहला, कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने के बाद। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। अच्छा, राष्ट्रपति किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है? किसको? किसको? पूछेगा, बता दोगे? अच्छा, तीसरा, कब वो खाली कर दे? मृत्यु होने पर। मृत्यु होने पर। मृत्यु होने पर। चौथा, महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध होने पर। महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध होने पर। योग्यता ना रखने पर। पांचवा, योग्यता ना रखने पर। योग्यता ना रखने पर। और छठा, निर्वाचन अवैध। याद हो गया? पहला 5 साल, पहला 5 साल, पहला 5 साल, पहला 5 साल। दूसरा, उपराष्ट्रपति। दूसरा, उपराष्ट्रपति। तीसरा, त्याग पत्र, मृत्यु, सॉरी, तीसरा मृत्यु। चौथा, महाभियोग। चौथा, महाभियोग। पांचवा, योग्यता। पांचवा, योग्यता ना रखने पर। और छठा, निर्वाचन अवैध। याद हो गया ना? यह 6 कंडीशन है जब राष्ट्रपति अपने पद को रिक्त कर सकता है। जरूर है। अब क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने पद को रिक्त नहीं करता है? 6 मिला, जो 6 नहीं होगा उसमें से मार देना। और जब भी पूछता है तो ये नहीं पूछता है कि किस परिस्थिति में अपने पद को रिक्त करेगा। जब भी पूछता है तो पूछता है कि किस परिस्थिति में अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। हाँ वाला कभी नहीं पूछता है राष्ट्रपति से, याद रखना। जब भी पूछता है तो ना वाला पूछता है। याद रहेगा, याद रखना। 6 पॉइंट याद रखना, वहां मार के निकल जाना। हो गया? हो गया ना? अब देखो सर, अपने कार्यकाल में कोई मरे हैं कि ना? मरे? बता रहे तुरंत बता रहे। कौन कौन लोग? 2 लोग मरे हैं अपने कार्यकाल में, ठीक है ना? तुरंत बता रहे। हो गया तक ना? अब देखो, अब यदि पद रिक्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन करेगा? जब वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं है तो कौन करेगा? चलो ठीक है, इतना अंदर से आपसे नहीं पूछेगा, आपका बहुत अच्छा है। देखो बता देते हैं, भी पॉइंट आएगा ना, क्वेश्चन आएगा नहीं है तो इनका काम देखो।
अब क्लियर हो गया बाबू? देखो इतना भी हार्ड नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से समझ लो और समझाने वाला बंदा कैपेबल है आपको समझाने में, तो फिर समझने में भी मजा आता है। सुनो, तो इनसे जब बुक से पढ़ोगे ना तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट आएगा ना कि समझ में नहीं आएगा। जैसे महाभियोग वाला पढ़ोगे, खुद से यदि पढ़ोगे महाभियोग वाला, एम लक्ष्मीकांत पढ़ो या दृष्टि पब्लिकेशन का पढ़ो या किसी अच्छे राइटर का पढ़ो, तो फिर अच्छा से समझ नहीं आएगा। जब देना लगेगा ना कि 1/4, 2/3, 2/3, यहाँ पक्ष रख सकता है, यहाँ पे पक्ष नहीं रख सकता है, तो उसी में कन्फ्यूज आ जाओगे। सुनो, महाभियोग वाला बहुत प्रक्रिया हार्ड होता है, महाभियोग वाला समझना और समझाना बहुत हार्ड प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कितनी दशाओं में होती है? 6। कितनी दशाओं? पहला 5 साल, पहला 5 साल, दूसरा उपराष्ट्रपति, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा योग्यता ना छठा निर्वाचन याद हो गया? फिर से बोल, पहला 5 साल, दूसरा उपराष्ट्रपति, दूसरा चौथा पांचवा योग्यता नहीं, छठा निर्वाचन याद हो गया? याद करने की जरूरत है, खाली देखते रहना इसको, यहीं पे याद करो और यहीं पर सेट दे रहे। राष्ट्रपति खत्म तो सेट है, समझे? राष्ट्रपति का पद की रिक्तता। अच्छा, पद रिक्तता की स्थिति में, पद रिक्तता के स्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है ना बेटा? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन आगे पूछेगा कि अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सबसे पहला व्यक्ति उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति, ठीक है ना? जब राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना होगा तो सबसे पहला व्यक्ति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। अच्छा, अगर सपोज करो कि उस समय उपराष्ट्रपति का ही पद रिक्त है, या उपराष्ट्रपति नहीं है, या उपराष्ट्रपति बीमार है, या उपराष्ट्रपति देश से बाहर है, कुछ दिन के लिए बाहर है, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, एक दिन के लिए भी नहीं खाली रह सकता। सुनो, बताते ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, राष्ट्राध्यक्ष का पद है, वह 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति, अगला राष्ट्रपति का चुनाव इस राष्ट्रपति को रहते हुए कर लिया जाता है कि जयसिंह का टेन्यूर पूरा हो रहा है, हमको तुरंत शपथ दिलाकर के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित कर देंगे। देखते हो, जैसे मान लो कि अभी पिछला राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। उनके टेन्यूर रहते हुए, उनका कार्यकाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू का चुनाव कर दिया जाता है, कर लिया जाता है कि नहीं कर लिया जाता? ठीक है ना? तो यही होता है, क्लियर? राष्ट्रपति का पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता है, क्लियर हो गया ना? 1 मिनट के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। सुनिए, अगर राष्ट्रपति की पद रिक्त है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और सपोज करो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, या उपराष्ट्रपति देश से बाहर है, या बहुत सारा ऐसा मैटर हो जाएगा उपराष्ट्रपति नहीं है, ठीक ना? तो उस स्थिति में इनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना? अगर मान लो कि ये भी नहीं, सपोज करो कि ये भी नहीं, सपोज करो ये भी नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, देश से बाहर है, या मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है अभी, ऐसा ना, या मतलब उस अभी कैपेबल नहीं है कि वो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कर सके, उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितना? 30 + 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। तो इनमें वरिष्ठता का क्रम चलता है, जिसे ऐसे चलेगा 30, 29, 28, 27, 26, 25, 5, 4, 3, 2, 1। अब मान ले कि यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो नंबर 1 वाले न्यायाधीश है? नहीं है। नंबर 2 वाले हैं? नहीं है। नंबर 3 वाले हैं? नहीं है। तो नंबर 4 वाले करेंगे, ये भी नहीं है तो 5 वाले करेंगे, नहीं तो 6 वाले करेंगे, पर करेंगे जरूर। अब ऐसा तो नहीं कि 30 आदमी ना हो, ये संभव हो सकता है कि 30 आदमी नहीं हो, 30 में से कोई तो मिल जाएंगे जो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कर देंगे। समझ आ गया कैसे वरिष्ठता चलती है? क्लियर हुआ पॉइंट? तो पहला व्यक्ति कौन? उपराष्ट्रपति। पहला उपराष्ट्रपति, पहला उपराष्ट्रपति। देख, उपराष्ट्रपति को VP बोलना, वाइस प्रेसिडेंट,
इनको बोलना CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वगुण बोलना हुआ, ठीक है ना। पहला उपराष्ट्रपति, पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, तीसरा वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। यही सीक्वेंस चलता है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे पहला व्यक्ति उपराष्ट्रपति, अगर वह नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वही भारत का मुख्य न्यायाधीश भी होता है, उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में कौन है? तू हमेशा एनवी रमन्ना को बोलता है, एनवी रमन्ना साहब रिटायर हो गए हैं, कल ही बताए थे। चंद्रचूड़ साहब कौन है? चंद्रचूड़, नहीं बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, माननीय न्यायाधीश साहब है, उनका इज्जत अदब से लेना, उनका नाम अदब और इज्जत, ठीक ना। भारत की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था पे बैठने वाले व्यक्ति हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझे ना, उनके एक कलम से ना जाने कितने पब्लिक परेशान हो जाएगी, समझ में? एक तब अगर कोई मान लो ऐसा फैसला सुना दिए है कि नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, समझे। देखो अभी संदीप कुमार नाम के पटना में न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है पटना के, अन्य न्यायाधीश में। जब हाई कोर्ट पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश भी होते हैं। 9 नवंबर 2022 को बना है। तो संदीप कुमार है, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, इतना तगड़ा फैसला दे रहे हैं ना, तड़तड़ फैसला दे रहे हैं, क्या समझो ना। तो न्यायाधीश, एक पटना में न्यायाधीश आए थे दीपक बर्नवाल या दीपक कुछ करके आए थे, आते आते पटना को सुधार दिए थे। और पता है अच्छे लोगों को नेता लोग रहने नहीं देता है, उनका हाथ नेताओं तक पहुंचने वाला था, मतलब ना जाने कितने नेताओं को जेल में डालते हैं। जिस मुद्दा को लेकर के उठे थे पटना हाईकोर्ट में, बिहार के कितने नेता परशुरामपुर चला जाता है, तुरंत उनका ट्रांसफर करवा दिया गया और उनको किसी दूसरे स्टेट का फिर चीफ जस्टिस बना दिया गया। दीपक बर्नवाल थे, दीपक बर्नवाल या दीपक कुछ नाम था, दीपक टाइटल उनका भूल रहे हैं, ऐसी कुछ थे, नाम था उनका, दीपक ही नाम था, टाइटल भूल रहे, बर्नवाल थे या क्या थे पर टाइटल भूल रहे हैं, समझे ना। वो पटना में जो अतिक्रमण हटा था, अशोक राजपथ टूटा था, समझे ना, महेंद्रू टूटा था, मुसलमपुर हाट टूटा था, सब वो तोड़वाए थे। इतना अतिक्रमण कर लिया था सब, रोड के नाम पे कुछ बचा ही नहीं था। आया एक ही दिन वो हिटैची, अब मुंहवा लगा कर नोच देता था घर बार से, सीधा जान लो, लगा कि एक दिन में अशोक राजपथ को साफ कर दिया। इतना मतलब बहुत अच्छा काम किए थे बेचारे, वो नाली वाली वाला व्यवस्था सब वही करवा के पड़ा। क्या बाबू, तो बहुत ज्यादा कर दिए थे, बस हटा दिया, लोगों को रहने नहीं दिया। वो रहते तो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, समझे ना। होना भी चाहिए, न्यायपालिका का जो प्रधान होना चाहिए ना, वो निडर होना चाहिए, प्रीजुडाइज होना चाहिए, किसी तरफ का कोई पक्षपात नहीं, एकदम मतलब अनप्रीजुडाइज होना चाहिए, मतलब बिना पक्षपात का, बिना डर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? अरे क्लियर हुआ? अरे बात मत करो। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले पहला व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब वरिष्ठतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 30। कितनी? 30। तो अब्सेंट नहीं रह सकते, कोई ना कोई मिल जाएगा। 28वां या 29वां भारत में रहेंगे, उन्हीं को पकड़ के मुख्य राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, एकदम याद कर जाना बाबू, पूरी पूरी की पूरी एकदम पलटन याद होनी चाहिए। याद तो यहीं पे करा देंगे और दिमाग में रखो तब ना, घर जाके भूल जाते हो तुम लोग। अरे देखो, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनेंगे तो राष्ट्रपति कहेंगे। अब बता रहे हैं यहाँ पे अगला पॉइंट बता रहे, देखो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त था तो कोई 3 में से कोई एक व्यक्ति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, या तो उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर कोई व्यक्ति, तीनों में से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उनको हम बोलेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति। वह राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल, कितने दिनों के लिए रहेंगे? शेष कार्यकाल के लिए काम करेंगे, जितना दिन उनका बचा उतना दिन के लिए काम करेंगे, इन्हीं के 5 साल के लिए, शेष कार्यकाल के लिए वो राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। क्लियर है? सबसे पहले उनको क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो वेतन राष्ट्रपति को मिलता था वही वेतन इन्हें भी मिलेगा, अर्थात इनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी।
इनके भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी, इनके सुविधा में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। कब तक? जब तक यह अपने पद पे बने हैं तब तक। क्लियर? क्लियर हो गया ना? तुम्हारा पॉइंट क्लियर? अगर कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो या राष्ट्रपति के बदले में काम कर रहा हो, वह तीन ही व्यक्ति हो सकते हैं। या तो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, या भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश। उनको राष्ट्रपति कह करके संबोधित किया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहा जाएगा। दूसरा, वह शेष कार्यकाल के लिए, मतलब जितना कार्यकाल बचा है उतना ही समय के लिए आए हैं निर्वाचित होकर, उसके बाद फिर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। उनके वेतन, जब वो अपने पद पे बने रहते हैं तो उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी, उनके भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी, उनके सुख सुविधा में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। कब तक? जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे है तब तक। क्लियर? पॉइंट क्लियर ना? और कुछ यहाँ पे और कोई पॉइंट है तो बोलो। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कार्य करेंगे तो वो दोनों काम करेंगे? नहीं, एक बार में एक व्यक्ति एक ही कार्य करेगा। तो फिर उपराष्ट्रपति का काम करेंगे? फिर उनके जब पे नियुक्त किया जाएगा राज्यसभा के उपसभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति में। जब वो नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के उपसभापति उपराष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। क्या समझ में ना? पढ़ाएंगे अभी चिंता ना करो, आने दो, सब आएगा, पढ़ लो, उसके बाद फिर देखना क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब अगला पॉइंट याद रखना, अगला पॉइंट याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए गए लोग। राष्ट्रपति कितने लोगों को नियुक्त करते हैं? निर्वाचित नहीं, नियुक्त करते हैं, ठीक है ना? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए लोग, कितने ऐसे पद हैं जिस पद पे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए लोगों की लिस्ट देखो कौन कौन। राष्ट्रपति सबसे पहले किसको नियुक्त करते हैं? देखो 11 लोग हैं। कितने लोग हैं? 11 या 12 होंगे जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, हेडिंग रहेगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं? सबसे पहले प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री। दूसरा रहेगा प्रधानमंत्री के, अरे उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से संघ के मंत्री, ठीक है ना? प्रधानमंत्री के परामर्श से दूसरी नियुक्ति किसकी करेंगे? संघ के मंत्री। तीसरा नियुक्ति करते हैं महान न्यायवादी। किसका? महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चौथा करते हैं कैग का। कैग मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। किसका करते हैं? पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे आगे, ठीक ना? अब यह देख लो कि राष्ट्रपति किस किस व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, किस किस पद पे नियुक्ति करते हैं। तो देखो, सबसे पहला PM, सबसे पहला PM के परामर्श से संघ के मंत्री, तीसरा महान न्यायवादी। क्या होता है? महान न्यायवादी। इसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चौथा CAG को बोला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पढ़ाएंगे सब, अभी पॉलिटी में पढ़ाएंगे, ठीक ना? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना? एवं अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना? उसके बाद किसकी नियुक्ति करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की। उसके बाद छठा में होता है हाई कोर्ट। कौन सा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य न्यायाधीश, ठीक है? इतना याद करो। देखो, पहला PM, दूसरा संघ के मंत्री, तीसरा महान न्यायवादी, चौथा चौथा CAG, पांचवा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश।
छठा में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश। छठ याद हुआ? चलो आगे देखो, सातवां देखो, छठा हुआ ना, सातवां देख रहे बाबू। सातवां था बेटा, सातवां में हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन हो जाएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना। सातवां में क्या हो जाएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ होते हैं, उनको बोला जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्शन कमीशन। उसको हिंदी में बोला जाता है चुनाव आयोग। क्या बोला जाता है? चुनाव आयोग। उसका यही काम है, इलेक्शन करवाना, काउंटिंग करवाना, वोटर लिस्ट तैयार करवाना, समझ में ना, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, वोटर लिस्ट से नाम कटवाना, इलेक्शन कमीशन का यही सब काम है। प्रचार, पहचान पत्र बनवाना, वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड बनवाना, यह सब किसका काम है? इलेक्शन बताएंगे, इलेक्शन कमीशन का तो बताएंगे, ठीक है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। आठवां में होगा यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों, एवं सदस्यों, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जो यूपीएससी का अध्यक्ष है अभी बता रहे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस के एग्जाम लेता है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। यूपीएससी में सदस्य होते हैं, कुछ सदस्यों का एक मेंबर होता है, बोर्ड होता है, उन सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य। उसके बाद होंगे 9वां में राज्यपाल। किसकी नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल जहां जहां नहीं होता वहां पे उपराज्यपाल। कौन होते हैं? उप राज्यपाल। जहाँ पे उपराज्यपाल नहीं होता वहां पे प्रशासक होते हैं। क्या होते हैं? प्रशासक। जैसे देखो, बिहार अपना स्टेट है, तभी बिहार के राज्यपाल हैं, ठीक है, बिहार के राज्यपाल होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी हो गया, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर में कौन नियुक्त होके जाएंगे? उपराज्यपाल। कुछ ऐसे भी यूनियन टेरिटरी होते हैं जहाँ पे प्रशासक होते हैं, जैसे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में उपराज्यपाल नहीं होते, प्रशासक होते हैं। कौन होते हैं? प्रशासक। तो चंडीगढ़ के उपराज्यपाल को क्या बोला जाएगा? प्रशासक हो जाएगा। तीनों का सेम पोस्ट है। राज्य में बोल दिया, देखो ये राज्य है तो बोल दिए राज्यपाल। हो सकता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना तो वहां के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं उनको बोला जाता है उपराज्यपाल। और चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, वहां के संवैधानिक प्रमुख को बोला जाता है प्रशासक। समझो, पोस्ट तीनों का बराबर है। ऐसा नहीं कि किसी के वेतन में इधर उधर अंतर होता है, सुख सुविधा में अंतर होता है, वेतन भत्ता में कोई अंतर होता है, सबका पोस्ट वही है, ठीक ना। तो देखो किसकी नियुक्ति? राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक। इन तीनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब देखो 10वां में वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, एवं सदस्यों, ठीक है ना। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वित्त आयोग होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होती है, फाइनेंशियल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, ठीक ना, फाइनेंस काउंसिल ऑफ इंडिया। वित्त आयोग भारत का वित्त आयोग, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है ना। या उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। एक 11वां में याद रखना, 11 में इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का, एवं सदस्यों। अंतरराज्यीय आयोग, हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतरराज्यीय आयोग। आगे पढ़ाएंगे अंतरराज्यीय आयोग क्या होता है। अंतरराज्यीय आयोग के जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो देखो पहला क्या हो गया? पीएम। पहला पीएम, पहला पीएम, पहला पीएम। दूसरा संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री। दूसरा याद, पहला पीएम, पहला पीएम। दूसरा संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री। तीसरा महान्यायवादी, तीसरा महान्यायवादी, तीसरा महान्यायवादी, तीसरा महान्यायवादी। चौथा सीए जी, चौथा सीए जी, सीए जी। पांचवा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। छठा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। सातवां में
मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग एवं अन्य चुनाव आयोग। 8वां में यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य। 9वां में राज्यपाल, दूसरा उपराज्यपाल, तीसरा प्रशासक। 10वां वित्त आयोग, 10वां वित्त आयोग, 10वां वित्त आयोग, 10वां वित्त आयोग। 11 इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल। याद हो गया? पक्का पक्का याद हो गया? पहला पीएम, पहला 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 दूसरा संघ 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 संघ, तीसरा तीसरा चौथा चौथा, पांचवा सुप्रीम कोर्ट, पांचवा सुप्रीम कोर्ट, पांचवा सुप्रीम कोर्ट। छठा हाई कोर्ट, छठा सातवां मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग। 8वां यूपीएससी, 8वां यूपीएससी, 8वां यूपीएससी। 9वां राज्यपाल, 9वां राज्यपाल। 10वां वित्त आयोग, 10वां वित्त आयोग। 11वां इंटरस्टेट काउंसिल। याद हो गया ना? इतने लोगों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? 11 याद रहेगा, 11 याद रहेगा तो ना ब्रह्मा पकड़ाएगा। जब 11 याद तो ब्रह्मा पकड़ाएगा। ऐसे ही कोई टॉप नहीं करता है बेटा, और ऐसी किसी की नौकरी नहीं लगती है। अब हम तुम लोग पे गुस्सा करेंगे, तुम लोग नहीं याद कर गया ना तो हम मेरी तरफ से मार खाओगे। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत तो बोलो यहाँ तक। अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देख लो राष्ट्रपति का वेतन, थोड़ा सा देख लो राष्ट्रपति का। रटा देंगे यहीं पे, टेंशन ना लो। 5 मिनट और समय दो, 5 मिनट में छोड़ देंगे। प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, जैसे टारगेट को था ना कि यहाँ तक पूरा कर देना है। मेरा टारगेट फेल नहीं होना चाहिए। टारगेट इसलिए फेल नहीं होना चाहिए कि आगे बहुत सारा एग्जाम है, तो हम भी उसी अपने एक टारगेट बढ़ाते हैं कि बच्चों का एग्जाम पकड़ने आ जाए, ताकि जो बच्चे पढ़े उनका रिजल्ट भी तो होना चाहिए, उनका आना भी तो चाहिए। क्या बात कर रही हो अश्विनी? हल्ला कर रही हो, बोल के आगे। अब इस बार आप लोग को भी मारेंगे। आप लोग को नहीं मारते ना तो आप लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। सुनने के बता देते हैं, सही बता रहे हैं। यदि आप लोग को नहीं हाथ उठाते हैं, देखो हर आदमी का ना वसूल होता है जीने का। हम औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हैं। अब इसका फायदा तुम लोग ज्यादा मत उठाया करो। पढ़ाते हैं तो तुम लोग याद करके नहीं आती हो, ऊपर से यहाँ पे बैठ के बात करती हो। अब जिस दिन मेरा घुमा ना तो उस दिन सबको घुमा देंगे। जानो मारेंगे ना कि साइकिल का हैंडल पकड़ में नहीं आएगा। अब सही में मारेंगे, बहुत तेज मारते हैं। नहीं मारेंगे, मारेंगे ना तो सारा गुस्सा निकाल देंगे उसी दिन, एक ही दिन में सारा गुस्सा निकाल देंगे। अरे पढ़ा रहे तो पढ़ो, समझो। देखो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, देख ए भागपुर, देखो देख राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना वो 5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। 5 लाख रुपया पर 5,08,000। 5 लाख रुपया पर मंथ। ब्लूटूथ वाला टैग बता रहे क्या हो गया? गिर गया? काहे गिर जा रहा है? चला अच्छा, अब नहीं गिरेगा, एक्चुअली फिसल जा रहा है। देखो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है? 5 लाख रुपए पर मंथ। इस आयकर मुक्त होता है। क्या होता है? आयकर मुक्त। इस पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति अगर स्वेच्छा से टैक्स देना चाहे तो दे सकते हैं, पर संविधान में इसका प्रमाण नहीं है। प्रधान आगे समझ में ना? यह क्या होता है? आयकर मुक्त, टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री। अगर राष्ट्रपति देना चाहे तो दे सकते हैं, फिर उनकी मर्जी है, वो चाहे तो दे सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं। अगर नहीं देना चाहे तो फिर उनसे कोई टैक्स इनके पैसे पे नहीं। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख रुपए पर मंथ। 5 लाख रुपए पर मंथ। अब जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाएंगे तो 5 साल पूरा हो गया तब उनका पेंशन कितना है? तो उनका पेंशन 2,50,000 पर मंथ। 2.5 लाख रुपए पर मंथ। राष्ट्रपति का पेंशन कितना? 2,50,000 रुपया पर मंथ। अब मान लीजिए राष्ट्रपति अभी रिटायर हुए थे, जब अपने पद पे थे तो कितना कमा रहे थे? 5 लाख रुपए पर मंथ। अगर पूछे कि राष्ट्रपति का वेतन क्या था? टैक्स फ्री, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। कब तक? जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। अगर राष्ट्रपति ना चाहे तो टैक्स दे सकते हैं, यह उनकी मर्जी पे डिपेंड है।
उनसे कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। संविधान से प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति अपने पद से हट गए थे, पेंशन कितना मिल गया? 2,50,000 रुपए पर मंथ, 2,50,000 रुपए पर मंथ यह राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। आजीवन काल तक। हाँ जीवन आजीवन काल तक। सुन ना, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। इस पर टैक्स नहीं लगता है। क्या जी? देने को शुरू में बताया था, पिछला टैक्स पिछला में लगेगा। इस पे नहीं लग रहा था, इस पे लगेगा। पिछला पर दिमाग लगाने लगता है। चलो देखो 5,000 रुपए पर मंथ। फिर पेंशन कितना मिलता है? 2,50,000 रुपए पर मंथ। हस्बैंड वाइफ दोनों है। अभी हस्बैंड थे राष्ट्रपति तो वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। अगर राष्ट्रपति मर गए तो वाइफ बची है ना, तो फिर वाइफ को कितना पेंशन मिलेगा? आधा ही। इसमें का वाइफ को मिलेगा 1,25,000। अब बताओ, किसी भी स्तर पे पूछेगा तो क्वेश्चन फंसेगा? नहीं। फंसेगा रे? नहीं। राष्ट्रपति यदि पद पे रहते थे कितना? 5,00,000। कितना? 5,00,000। कितना? 5,00,000। यह वेतन टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री। कब तक? जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। अगर राष्ट्रपति चाहे तो टैक्स दे सकते हैं। हो गया। अच्छा दूसरा क्या? अगर 5 लाख हो गए, अगर राष्ट्रपति रिटायर कर गए, क्या हो गए? रिटायर कर गए तो उनका पेंशन कितना? 2,50,000। 2,50,000। अगर राष्ट्रपति मर गए तो उनकी पत्नी को पेंशन कितना? 1,25,000। बता रहे हैं, बता रहे हैं थोड़ा रुको, बता रहे हैं रुको। अगर वाइफ बनी है राष्ट्रपति और हस्बैंड मर गए तो उनको हस्बैंड को भी मिलेगा? नहीं मिला, हस्बैंड को नहीं मिलता। नहीं मिलता। पुरुषों को वेतन भत्ता नहीं मिलता है। इसका संविधान में प्रावधान नहीं है। जब मिलता है तो स्त्रियों को मिलता है। जैसे द्रौपदी मुर्मू बनी है राष्ट्रपति और वो मर जाए तो उनके पति को 1,25,000 नहीं मिलेगा। अगर उनके पति रहते तो द्रौपदी मुर्मू को मिलता है, हम लोग को मिलता है। समझ में ना? संविधान ने हम लोग को हार्ड एंड टफ बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? Yes, sir. कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में जी सकते हैं, हम लोग मर नहीं सकते हैं। हो गया? हो गया तक? यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं।